गर्मी में गांव वाली बहू का सस्ता वर्सेस शहरी बहू का महंगा जुगाड़। वाह रिंकी बहू, तेरे दहेज में क्या बढ़िया एसी दिया है तेरे मायके वालों ने। जरा सी देर को चलाते ही राजस्थान के रेगिस्तान जैसा गर्म कमरा कश्मीर की ठंड में बदल जाता है। माँ जी बदलेगा क्यों नहीं, आखिर ये इतनी बड़ी कंपनी का जो एसी है। हाँ वो बात तो है बहू। अरे ये क्या तारीफ करते ही लाइट को बुरा लग गया। अरे नहीं, इस लाइट को भी अभी ही जाना था। जरा सा कमरा ठंडा होना शुरू हुआ था कि लाइट भाग गई। अब सारे कमरे की ठंडक खत्म हो जाएगी। सही कहा। शारदा और रिंकी ऐसे बोलकर वापस से लाइट के आने का इंतजार करने लगी, क्योंकि उन दोनों को ही एसी की ठंडक में बैठना था। लेकिन काफी इंतजार के बाद भी लाइट नहीं आई और धीरे धीरे कमरे में सारी ठंडक निकल गई। हे भगवान, अचानक से ही अब कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है। मेरी तो सारी कमर भी पीछे से भीग गई पसीने में। माँ जी इस गर्मी में बस एसी कूलर और पंखे में बैठने पर ही सुकून है। वैसे माँ जी आपको एसी की खुशी में छत के पंखे उतरवाने नहीं चाहिए थे। आज अगर एक भी पंखा होता तो हम उसे इन्वर्टर से चला लेते। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा बहू। एक तरफ शारदा और रिंकी इतनी गर्मी मान रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ शारदा की दूसरी बहू सीता अपने घर के ग्राउंड में थी। लाइट के जाते ही हम सारे के सारे अपने पल्लुओं से हवा करते करते बावले से हो जाते। एक काम करती हूँ, वैसे ही जुगाड़ से पत्तों का पंखा बना देती हूँ जैसे गांव में बनाया करती थी। इससे अगर लाइट चली भी जाए तो भी हमारे पास हाथ से हवा करने को पंखा होगा। सीता ऐसे बोलकर हाथ का पंखा बनाने को बैठ गई। उसने सबसे पहले बेड से एक लकड़ी निकाली, जिस पर उसने पत्तों से हवा करने की जगह बनाई और धागों से जोड़ते हुए उसने एक पत्तों का पंखा बना दिया। वाह, इतने साल बाद भी इसे बनाना नहीं भूली। बिल्कुल परफेक्ट पंखा बनाया है मैंने। अभी ऐसे ही एक दो और बना देती हूँ तो घर में कई पंखे हो जाएंगे। सीता ने ऐसे ही थोड़ी ही देर में कई पंखे बनाकर तैयार कर दिए, जिसके बाद वो उन्हें अंदर लेकर चली गई और उसने एक एक पंखा सभी को दे दिया। वाह सीता भाभी, ये किस तरह का पंखा है? ये है सस्ता जुगाड़ वाला पंखा। अब देखो लाइट जाते ही हम सभी फव्वारा ना बने, इसलिए मैंने इसे बनाया है। वैसे कुछ भी कहो, तेरे जुगाड़ होते बड़े सस्ते और काम के हैं। इसमें ऐसा क्या है? मेरा मतलब जुगाड़ करो तो फिर ऐसा करो जो टिकाऊ हो। मैं करूंगी अच्छे पंखे का जुगाड़ जो इस गर्मी में बत्ती जाने के बाद भी हमें कूलिंग देगा। रिंकी की बात सुनकर सीता बस चुप सी रह गई। रिंकी और सीता दोनों शारदा की बहुएं थी। रिंकी शहरी लड़की थी तो वहीं सीता गांव की लड़की थी। दोनों बहुओं में शारदा को ही शहरी बहू ज्यादा पसंद थी और इसी वजह से रिंकी भी सीता से बैर रखती थी। ठीक है रिंकी, तुम कर देना पंखे का जुगाड़। मैंने तो बस अभी के लिए इन सस्ते पंखों को बना दिया ताकि हमें ज्यादा गर्मी ना झेलनी पड़े। हाँ, मैं मंगवाऊंगी बैटरी वाला पंखा। मेरी बहू तो हमेशा अच्छा ही सोचती है। शारदा ने भी मौका मिलते ही रिंकी की ही तारीफ कर दी, जिसे सुनकर सीता को थोड़ा बुरा लगा। रिंकी ने उसी दिन बैटरी से चलने वाला टेबल फैन मंगवा लिया, जिसकी वजह से सीता के सस्ते जुगाड़ को शारदा या नेहा ने कोई मोल नहीं दिया। ऐसे ही दोनों बहुओं के सस्ते और महंगे जुगाड़ों का सिलसिला जारी था। ऐसे ही आज के दिन। अरे सूरज बेटा, मैंने तुझसे कितनी बार बोला है फ्रिज वाले को ले आओ और दिखा दे कि इस फ्रिज में क्या हो रहा है। माँ, मैं उन्हें बता चुका हूँ घर आकर फ्रिज चेक करने को, लेकिन अभी वो शहर से बाहर हैं, इसलिए एक दो दिन बाद आएंगे। माँ जी चिंता मत कीजिए, मैंने छोटा वाला डीप फ्रिज मंगवा लिया है। अब जब तक हमारा फ्रिज सही होता है तब तक हम उससे काम चला लेंगे। हाय हाय, मेरी शहरी बहू के जुगाड़ हमेशा बेस्ट होते हैं। शारदा ऐसे ही खुश होने लगी। रिंकी ने अपनी मंगवाई हुई फ्रिज में सारा खाने पीने का सामान और पानी वगैरह रख दिया, लेकिन तभी लाइट फिर से चली गई और उसकी फ्रिज ठंडी होने से पहले ही बंद हो गई। ठंडा पानी पीने का दिल कर रहा। रिंकी भाभी, आपका जुगाड़ तो फेल हो गया। फ्रिज चलने से पहले ही बंद हो गया। हमें ठंडा पानी तक नसीब नहीं हो पाया। मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है ठंडा पानी पीने का। ये लो नेहा ठंडा पानी। ठंडा पानी? अरे हाँ, ये तो सच में ही ठंडा है। भाभी हमारी फ्रिज सही हो गई है क्या? नहीं, फ्रिज का नहीं है, जुगाड़ मटके का पानी है। मैंने फ्रिज को खराब देखकर रात को ही मटके में ठंडे होने को रख दिया था। अच्छे से पहले मटके की विनेगर और नमक से सफाई की और फिर इसमें पानी भरकर बालू मिट्टी पर रख दिया। देखो ना, बिल्कुल फ्रिज वाली कूलिंग। सच में भाभी बहुत ठंडा और अच्छा है। वैसे भाभी कुछ भी कहो, आपके जुगाड़ सस्ते और बेस्ट होते हैं। रिंकी भाभी का जुगाड़ तो फेल हो गया। नेहा ऐसे ही सीता की तारीफें करने लगी, जिनको रिंकी ने भी सुन लिया और वो मन ही मन सीता से जल भुन गई। ऐसे ही एक दिन। रिंकी बहू, तेरे नाम से पार्सल आए हैं, देख तो जरा क्या है। माँ जी, मेरे आपके लिए बुक किए हुए गर्मी के कपड़े आ गए हैं शायद। आप खोलकर देखिए।
तूने मेरे लिए कपड़े बुक किए थे? वैसे तूने अच्छा ही किया बहू जो कपड़े बुक कर दिए। इतनी गर्मी में साड़ी लपेट कर रहने से और भी ज्यादा गर्मी लगती। कोई हल्के फुल्के सूट आ जाएंगे तो गर्मी नहीं लगेगी। शारदा ने बड़ी खुशी से रिंकी का मंगवाया हुआ पार्सल खोला। वो काफी खुश थी, लेकिन पार्सल देखते ही उसका मूड खराब हो गया। अरे बहू, ये किस कपड़े में तूने सूट मंगवा लिए? गर्मी में तो बस कॉटन और रेयॉन ही कपड़े सुकूनदार होते हैं, और ये पूरा सूट रेशमी कपड़े में है। इसमें तो साड़ी से भी ज्यादा गर्मी लगेगी। ओह नो, मैंने नहीं सोचा था कि ये कपड़ा गर्म आ जाएगा। अब मैं क्या करूं? इस पर तो रिटर्न भी अलाउ नहीं है। अब क्या होगा? अब तू इसे अपने पास ही रख ले, जब मौसम बदलाव पर होगा तब ये काम में आ जाएंगे। सोचा था गर्मी में कुछ कम्फी सा पहनने को मिल जाएगा, लेकिन हमारी जिंदगी में सुकून कहाँ है। शारदा अभी ऐसे बोल ही रही थी कि तभी पीछे से सीता हाथ में घर के कॉटन के सिले हुए कपड़े लाई। माँ जी, एक सूट मैंने आपके और ये वाला नेहा के लिए घर में सिला है। गर्मी ज्यादा है तो ये हल्का और ठंडा सा कपड़ा आपको काफी सुकून देगा। हाँ, इन्हें कहते हैं गर्मियों के कपड़े। कितना अच्छा सूट लग रहा है, देख रिंकी बहू। सीता के सस्ते जुगाड़ अब धीरे धीरे शारदा का दिल जीतने लगे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रिंकी उसके खिलाफ ही रहती थी। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन 2 दिनों से बत्ती नहीं थी। सभी लाइट के इंतजार में थे। हे भगवान, आजा लाइट आजा। मेरी तो सारी सब्जियां, दूध वगैरह फ्रिज में रखे रखे ही खराब हो गए। टंकी में भी एक बूंद पानी नहीं है। माँ, नहाए हुए 2 दिन हो गए और साथ ही बर्तन और कपड़े वगैरह भी कितने सारे इकट्ठा हो गए हैं। माँ जी, सारे काम सीधे हो जाएंगे, बस घर में पानी आने की देरी है। आप कहो तो मैं सर्विस बुलाकर टैंक को पानी से भरवा दूं। वो 500 रुपए में पूरा टैंक भर जाएंगे। नहीं रिंकी, इतने पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। बिजली आ जाने की संभावना है। हम चाहे तो सस्ते जुगाड़ों से भी काम कर सकते हैं। कैसे? माँ जी, बाहर जो सरकारी नल है, मैं वहां से सभी के लिए पानी ले आती हूँ। बाकी के काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सीता ने सारे काम खुद ही करने की जिम्मेदारी ले ली। बस फिर क्या था, वो बाहर गई और सरकारी हैंडपंप से रसोई, बाथरूम और बाकी जगहों के लिए पानी ले आई। उसी पानी से उसने बर्तन साफ कर दिए और मटका वगैरह भर दिया। फिर उसने उससे ही खाना बनाया और फ्रिज की खराब चीजों को भी उसने काम में ले लिया। अरे नहीं, ये दूध तो बैठ गया। काम करती हूँ, इससे छेना निकाल कर पानी बना देती हूँ तो ये वेस्ट नहीं होगा। और ये खराब सब्जियां मैं गौशाला में दे दूंगी तो जानवर के मुंह पड़ जाएंगी। सीता ने ऐसे ही सस्ते सस्ते जुगाड़ किए जिससे कि उनके घर का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और 2 दिनों से औंधा पड़ा हुआ घर भी सुधर गया। उसके इतने जुगाड़ों को देखकर अब शारदा और रिंकी भी उससे इम्प्रेस हो गई थी। बहू, तेरे सस्ते जुगाड़ तो हिट है। इस मुश्किल घड़ी में तेरे हाथ के पंखे, मटका और तू ही काम आई। सच में आज तो मैं तुझे मान गई। सच में मेरा महंगा सामान तुम्हारे सस्ते जुगाड़ों के आगे खड़ा ना रह पाया। मान गया आज तो सीता जी को। सभी की बात सुनकर सीता बस हंसने लगी। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में लाइट आ गई और बाकी रहे सहे काम भी सीधे हो गए। लेकिन इस बत्ती गुल ने सीता की अहमियत सभी को सिखा दी थी। अब कोई किसी से नहीं जलता था और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। माँ जी, ये वाली माता रानी की मूर्ति ठीक रहेगी। और नारियल चुन्नी भी मुझे बहुत सस्ते में 50 रुपए में मिल गई। तो गरीब घर से उठकर अब अमीर ससुराल में आ गई है। ये गरीबी वाली बातें मत कर। 50 रुपए में नारियल चुन्नी कौन लाता है? और तू माता की चौकी में इतनी छोटी मूर्ति लगाएगी? हमारे यहाँ नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। बड़ी मूर्ति या तस्वीर लेंगे और फिर उसको सजाने के लिए डेकोरेशन का सामान तेरे ससुराल में। ये तेरी पहली नवरात्रि है ना, इसीलिए तुझे कुछ पता नहीं है। वो माँ जी, मुझे पता नहीं था। अब बता दीजिए, जैसा लेना है वैसा सामान ले लेते हैं। अभी तो बहुत सामान लेना है और महंगा महंगा सामान लेना है। 9 कन्याओं के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट भी खरीदने हैं। जब उनको देंगे तो मोहल्ले वाले देखते ही रह जाएंगे। जी माँ जी। सरिता और प्रीति महंगा महंगा नवरात्रि का सामान खरीद लेते हैं और फिर बच्चों के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट भी खरीदते हैं। तभी जलती धूप में प्रीति को एक छोटी छोटी लड़की दिखाई देती है जिसके पाँव में चप्पल भी नहीं थी पर धूप से जल रही थी। प्रीति सास को कहकर बच्चों के पास जाती है। पीछे पीछे सास भी आ जाती है। क्या हुआ बच्चों, तुम बहुत परेशान हो रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं और चप्पल क्यों नहीं पहनी? आंटी हमारे मम्मी पापा नहीं है। बहुत गर्मी लग रही है, गला सूख रहा है, पानी पीना है। और आंटी पैर भी जल रहे हैं, हमारे पास चप्पल नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। इतनी भयंकर गर्मी में तो मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा है। बच्चों का पता नहीं क्या हो रहा होगा। मैं गाड़ी से पानी लेकर आती हूँ। बहू, ये सब क्या है? तो इन सड़क छाप बच्चों को हमारा मिनरल महंगा पानी पिलाएगी कोई जरूरत नहीं है। ये बच्चे तो गली गली तुझे कहीं भी मिल जाएंगे। सामान खरीद कर घर चल। माँ जी, ऐसा मत कीजिए ना, कितनी गर्मी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी ही तो पिलाना है।
अच्छा पैसे दे दीजिए, मैं दूसरा पानी पिला देती हूँ खरीद कर, और चप्पल भी खरीद कर दे देती हूँ। बहू तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू अमीर ससुराल में, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर भी पैसे खर्च कर देगी इन सड़क छाप बच्चों के लिए। माँ जी मैं बच्चों को ऐसी हालत में नहीं देख सकती, समझ नहीं आता आप इतनी कठोर दिल कैसे हो सकती हैं। बच्चों रुको मैं पानी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर प्रीति पास की दुकान के नल से बच्चों को अपने हाथ से पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझाती है। ये सब देखकर सरिता अपने दांत पीसकर गाड़ी में बैठ जाती है और चप्पल की दुकान से अपने पर्स में पड़े कुछ पैसों से दोनों को सस्ती चप्पल दिला देती है, जिसे पहनकर दोनों बच्चियां खुश हो जाती हैं। अरे वाह, हमको चप्पल मिल गई, अब तो हमारे पैर भी नहीं जलेंगे धूप में। आप तो बहुत अच्छी हैं आंटी। हाँ आंटी आप बहुत अच्छी है, थैंक यू हमें चप्पल दिलाने के लिए। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, और ये लो और पैसे नहीं हैं, इस 50 रुपए से तुम कुछ खा लेना। ठीक है आंटी, बाय बाय आंटी। प्रीति खुश होकर कार में बैठ जाती है। तब बहू अपने जैसे गरीब बच्चों की मदद करके बन गई महान तू। आज तो तूने मेरे बिना कदम उठाया, दोबारा से ये सब मत करना। माँ जी ये सब मैंने महान बनने के लिए नहीं किया है, आपने खुद देखा है वो बच्चियां कितना परेशान हो रही थी। और आप भूलिए मत, कल से नवरात्रि शुरू है, आपको तो वैसे भी 9 कन्याओं को कोई तोहफा देना था, समझ लीजिए हमने थोड़ी यहाँ मदद कर दी। चुप रह, कुछ भी मत बोल। ड्राइवर गाड़ी चलाओ। घर आने के बाद सास बहू आराम करती हैं। अगले दिन सास दुर्गा माता की चौकी बहुत बड़ी लगाती है और डेकोरेशन भी बहुत अच्छा करवाती है। तभी 2-4 पड़ोसन भी घर आ जाती हैं। बहू अब तो पड़ोसन भी आ गई है, आरती शुरू करो। और तुमने भोग में क्या बनाया है माता रानी के लिए? माँ जी मैंने साबूदाने की खीर बनाई है। ये तूने क्या फालतू सी चीज बना दी? अरे मूंग दाल का हलवा या काजू कतली रखवा देती ना। गरीब घर से अमीर ससुराल में आ गई, लेकिन तेरी सोच नहीं बदल रही। नहीं माँ जी, आपका और मेरा व्रत है ना, और बाकी सब औरतों का भी व्रत होगा। अगर मैं वो सब कुछ भोग में रखती तो हम सब वो प्रसाद नहीं खा पाते। सरिता तुझसे ज्यादा अकल तो तेरी बहू में, भले ही गरीब घर से कम चीज तो याद है उसे। वही तो, चलो पूजा करो। तब सभी लोग आरती करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, नौ दुर्गे मैया की जय। अरे वाह सरिता, तेरी बहू बहुत अच्छी आरती करती है। अच्छा हुआ प्रीति अमीर घर से नहीं है, क्योंकि अमीर घर की लड़कियां पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं होती हैं। अब वही तो, चलो अब हम चलते हैं। ठीक है, पर 9वें दिन ना अपनी पोतियों को तुम सब मेरे घर भेज देना। वो क्या है ना, मैंने 9 कन्याओं के लिए बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट लिए हैं, तो मैं तुम्हारे बच्चों को ही देना चाहती हूँ, ना कि किसी और को। सरिता हमारे बच्चों की तुझे इतनी फिक्र है, अच्छा लगा, लेकिन उस दिन कन्याओं में तुम्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए, सारी कन्या एक समान होनी चाहिए। ओहो बहुत लेक्चर देती हो तुम लोग, चलो बाद में मिलते हैं। बहू सबको प्रसाद बांट देती है, फिर सारी औरतें अपने घर चली जाती हैं। कुछ देर सरिता बहू से कुछ व्रत का खाना बनाने को कहती है तो वो बना देती है, लेकिन 4 घंटे बाद फिर बहू से खाने को कहती है। बहू मुझे दोबारा भूख लग रही है, ऐसा कर सिंघाड़े के आटे के पकौड़े बना दे और साथ में चाय। माँ जी आपने सुबह ही तो बिना नमक मिर्च मसाले का व्रत वाला खाना बनवाया था, आलू के चिप्स और साबूदाने की खीर भी खाई थी। अब फिर से व्रत में बार बार मुंह जूठा नहीं किया जाता। चुप कर, बार बार मुंह जूठा कहाँ किया मैंने, वैसे भी व्रत का खा रही हूँ, नॉर्मल मिर्च मसाला थोड़ी, तू बस ला दे। भाभी जब माँ बोल रही है तो उनकी बात सुन लो ना, मुझे भी भूख लग रही है, मैं भी खाऊंगी। हाँ प्रीति बना दो, क्योंकि मैं और पापा भी हैं, और मैं तो कहता हूँ 9 दिन तक तुम सारा व्रत का खाना बनाओ, हम सब भी इसी बहाने वैसा खाना खा लेंगे। व्रत का अनर्थ कर दिया है इन लोगों ने, पर मैं क्या ही कह सकती हूँ, गरीब घर से हूँ तो अपने अमीर होने का बड़प्पन तो दिखाएंगे ही। न चाहते हुए प्रीति को सबके लिए सिंघाड़े का व्रत वाला खाना बनाना पड़ता है। इसमें प्रीति ने पूरे दिन में सिर्फ सुबह साबूदाने की खीर खाई थी, उसके बाद कुछ नहीं, लेकिन सास है कि खाती रहती है। वहीं अमीर घर के लोग भी व्रत वाला सुबह शाम खाना खाते हैं। इसी बहाने सरिता भी दबाकर व्रत का खाना खाती है। ऐसे ही बाकी के दिन गुजरते हैं। घर पर एक भिखारी कन्या खाना मांगती है, तब ससुर कहता है, अरे ये गरीब बच्चे कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, चलो बाहर निकालो यहाँ से। अंकल अंकल भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। ये गरीब बच्चे भी ना अमीर घर देखा नहीं कि आ गए। अरे पापा जी, पूनम दी,
आप क्या कर रही हैं? बच्चों को नवरात्रों के दिन में घर से वापस भेज रही हैं। क्या पता देवी माँ का ही कोई स्वरूप हो। बेटी तुम अंदर आओ। बहू न जाने ये बच्ची कब से नहाई नहीं होगी, बदबूदार कपड़े में होगी, इसे घर के अंदर मत ला, घर से बाहर ही खाना खिला दे, समझी? मुझे पता है तू मानेगी तो है नहीं। कभी कभी तो मुझे अफसोस होता है कि हमें गरीब घर से बहू को लाना नहीं चाहिए था। दूसरों की मदद करने पर ये लोग मुझे बार बार याद दिला ही देते हैं कि मैं गरीब घर से हूँ, लेकिन खुद अमीर होकर भी इन्होंने क्या किया है? क्या फायदा ऐसा पैसों का? फिर रसोई में से एक प्लेट में खाना करके ले जाती है और उस बच्चे को घर से बाहर छांव में बिठाकर अपने हाथ से खाना खिलाकर पानी पिलाकर भेज देती है। अगले दिन प्रीति कन्या पूजन की तैयारी करती है, सारा खाना बनाकर रख देती है। तब सास, बहू मैंने सब कन्याओं के घर में कह दिया था, अब तो उनको जाकर लिया। लिस्ट दी थी ना मैंने तुझे। जी माँ जी लाई। प्रीति बाहर अमीर बच्चों को उनके घर से लेने जाती है, लेकिन सबके बच्चे कहीं न कहीं कंजक खाने गए होते हैं। तब वापस लौटते समय प्रीति को कुछ गरीब 9-10 लड़कियां मिलती हैं जिनके हाथ में झूठे पत्तल थे। बहुत भूख लग रही है, आज सब लड़कियां अच्छा अच्छा खाना खाने जा रही सबके घरों में, लेकिन कोई हमें नहीं बुला रहा है ना। हमें पैसे मिलेंगे ना खाना। तुमने बिल्कुल ठीक कहा स्वाति, हम लोग गरीब है ना, हमारे मम्मी पापा नहीं है ना घर है, लगता है बस सड़क पर ही पड़े रहेंगे भूखे प्यासे। इन बच्चियों को मैं ऐसे नहीं देख सकती, इन्हें हमारी बहुत जरूरत है। मैं इन्हीं का कन्या पूजन करूंगी। बच्चों मेरे साथ चलो। प्रीति उन सारी बच्चियों को अपने घर ले आती है। ये देख ससुराल वाले ऐतराज जताते हैं। बहू मैंने तुझे अमीर लड़कियों को लाने के लिए कहा था, तू फिर से सड़क छाप लड़कियों को घर में ले आई, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जा इन्हें वापस छोड़। माफ कीजिएगा माँ जी, वो सारी लड़कियां तो कहीं और खाना खाने के लिए गई हैं, लेकिन जो सड़क पर भूखी बैठी हुई हैं, अगर आप उनको खाना खिलाओगे तो माता रानी आपसे बहुत खुश होंगी। उन लड़कियों के चक्कर में मुहूर्त तो नहीं निकाल सकते ना। मैं आई। प्रीति बच्चियों का पांव धोने के लिए बर्तन लेने जाती है। इतने में बड़ा सा झूमर सास ससुर के ऊपर गिरने वाला होता है कि छोटी छोटी बच्चियां वो देख दोनों का हाथ पकड़कर खींच लेती हैं, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। आवाज सुनकर प्रीति भाग कर आती है। भगवान का शुक्र है कि आप सब ठीक हो। देखा माँ जी, बच्चियों ने आप दोनों को बचा लिया, जिन्हें आप जाहिल गंवार सड़क छाप बोल रही थी, जबकि उनके माँ बाप नहीं है। उनको नहीं सिखाया कि बड़ों के साथ अच्छा स्वभाव करना चाहिए या बुरा, फिर भी आपको बचाया। आप क्यों नहीं समझ रही हैं कि जो लड़कियां घर आई हैं वो माता रानी का ही छोटा रूप है, जिन्होंने आपको बचाया है। प्रीति बहू बिल्कुल ठीक कह रही है सरिता, हमें माफ कर दो बहू। हमने हमेशा गरीब लोगों को गलत समझा और तुम्हें भी बार बार गरीब होना, बच्चों को भी अमीरी गरीबी में तोला, लेकिन अब हम बहुत अच्छे से कन्या पूजन करेंगे। हाँ बहू, आओ बच्चों बैठो। सरिता खुश हो जाती है। घर के सभी लोग नौकन्याओं को अच्छे से बिठाकर खाना पीना खिलाते हैं और उनको अच्छे अच्छे कपड़ों की शॉपिंग करवाकर अनाथालय भेज देते हैं, जहां उनकी शिक्षा और देखभाल हो सके।